हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे अतीत भाग 1 उस बुक के 6 लेसन को मैंने आपको रीड करवा दिया है और उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। अब आपका काम है उन लेसन्स को अच्छे से रीड करना और उन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को अपनी फिर नोटबुक में लिख के अच्छे से पक्की तरह से याद करना। आज हम हमारी इसी एसएसटी में एक दूसरी बुक है संसाधन एवं विकास। ये हमारे भूगोल की ज्योग्राफी की बुक है, इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले इस बुक का पहला लेसन वह रीड करेंगे। उस लेसन का नाम है संसाधन। क्या नाम है? संसाधन। संसाधन वह होते हैं बेटा जो हमारे रोज़मर्रा जीवन में काम आने वाली चीज़ें होती है, जो जिनसे हमारे जीवन यापन की ज़रूरतें पूरी होती है, तो वह संसाधन कहलाती है। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। मोनू और राजू घर की सफाई करने में माँ की सहायता कर रहे थे। इन सब वस्तुओं को देखो, बर्तन, कपड़े, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, टीन का डिब्बा, किताबें, इनमें से हर एक वस्तु काम की है। वह सफाई कर रहे थे। तो जैसे हम भी अपने घरों में सफाई करते हैं तो अपने काम की चीज़ों को एक साइड पर रखते जाते हैं और जो काम की नहीं होती उन्हें बाहर फेंकते जाते हैं। मोना ने कहा, इसलिए ये सब महत्वपूर्ण है। ये सब काम की वस्तुएं हैं, ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। अब क्या वर्ड आ गया? संसाधन। अम्मा ने कहा ये सब हमारे संसाधन है। संसाधन क्या होते हैं? राजू ने अम्मा से प्रश्न किया कि अम्मा संसाधन क्या होते हैं? अम्मा ने बताया हर एक वस्तु जिसका इस्तेमाल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाती है। यानी जो वस्तुएं हमारे ज़रूरत के समय काम आती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में काम आती है, वह संसाधन कहलाती है। अपने चारों ओर और निरीक्षण करो। आप अलग अलग तरह के संसाधनों को पहचानने में सक्षम हो जाओगे। अपने चारों ओर देखो, तब आपको समझ आएगा कि क्या क्या संसाधन हमारे चारों ओर हैं। प्यास लगने पर आप जो जल पीते हैं, अपने घर में आप जिस बिजली का इस्तेमाल करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए जो रिक्शा उपयोग करते हैं, पाठ्य पुस्तक जिसका आप अध्ययन के लिए उपयोग करते हैं, ये सभी क्या है? संसाधन है, क्योंकि ये हमारे काम आते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आपकी माता ने आपके लिए नाश्ता तैयार करने के लिए जिन ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल किया वे भी एक संसाधन है। समझ आया स्टूडेंट्स कि अब संसाधन क्या होते हैं? जो हमारे डेली ज़रूरतों के काम आती है चीज़ें। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक में क्या समानता है? उनमें से सभी वस्तुओं को आपने उपयोग किया है, इसलिए ये सभी उपयोगी है। किसी वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बताती है, यानी उसकी उपयोगिता या उसका प्रयोग करने की ज़रूरत जो है वो इसको एक संसाधन बना देती है। अब राजू जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु अथवा पदार्थ संसाधन कैसे बनता है। वह जानना चाहता था कैसे कोई भी वस्तु या पदार्थ संसाधन बन जाते हैं। अम्मा ने बच्चों को समझाया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनकी कोई कीमत होती है, यानी जब वो ज़रूरत के हिसाब से उनका कोई मूल्य निर्धारित हो जाता है तो वह संसाधन बन जाती है। इसकी उपयोगिता और प्रयोग इसका मूल्य प्रदान करती है, यानी जितनी अधिक ज़रूरत हो उतना अधिक मूल्य, तो उसकी उपयोगिता और उसका प्रयोग जो है वो उसके मूल्य का निर्धारण करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने बताया। अब आगे क्या बताया? मूल्य का अर्थ होता है महत्व। मूल्य का क्या अर्थ होता है? महत्व, यानी उसका कितना महत्व है, कितनी ज़रूरत की है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। कुछ संसाधन जो होते हैं वो पैसों से निर्धारित किए जाते हैं, उनका आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। धातुएं होती है, सोना चांदी और ये सब धातु है, तो इनका आर्थिक मूल्य होता है, किंतु एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। एक सुंदर सीनरी का, हम कश्मीर चले जाएं, शिमला चले जाएं, दार्जिलिंग चले जाएं, हम लोग कहते हैं कितने खूबसूरत वादियाँ देख के आए, इतने सुंदर पहाड़, पहाड़ों पे बर्फ, बहती नदियाँ, कलकल करते झरने, क्या मनोरम दृश्य था। तो वो क्या है? वो भी तो हमारे आँखों को, हमारी आत्मा को एक शांति प्रदान करती है, तो वो भी तो हमारी ज़रूरत की चीज़ होगी, लेकिन उनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, क्योंकि हमने उनके लिए क्या, कोई सीन देखने के लिए कोई पे करते हैं। परंतु ये दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, चाहे वो मनोरम दृश्य हो या धातु हो। ये सभी मनुष्य के लिए अधूरी हैं, ये ज़रूरतों को पूरा करती है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान
हो सकते हैं। कुछ संसाधन जो है वो समय के साथ मूल्यवान बनते हैं। आपकी दादी या नानी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक के मूल्य नहीं है, यानी कोई व्यावसायिक कीमत नहीं है, किंतु यदि वे पेटेंट करने के बाद मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब उनका आर्थिक मूल्य होता है। अब पेटेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, यानी गवर्नमेंट द्वारा उसको अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेना कि ये फॉर्मूला हमारा है, और अगर उसको कोई फॉर्म वगैरह उस फॉर्मूले को खरीद के दवाइयाँ वगैरह कुछ केमिकल बनाना चाहती है तो उसके लिए वो आपको पैसे यानी रुपए पे करेगी, तो उसका आर्थिक मूल्य हो गया। समय और प्रौद्योगिकी वे दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में बदल देते हैं। समय और प्रौद्योगिकी जो ऐसे कारक है जो पदार्थों को संसाधन में बदल देते हैं। दोनों लोगों की ज़रूरतें से दोनों जो है लोगों की ज़रूरतों से संबंधित है। मानव स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ गया कि हम खुद भी एक संसाधन है। ये मानवों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और ज़्यादा संसाधनों की रचना करते हैं, यानी मनुष्य का विचार है, ज्ञान है और आविष्कार है जिससे हम और अधिक संसाधनों को आगे खोज रहे हैं। तो मानव भी अपने आप में एक संसाधन है। हर एक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज व आविष्कार जन्म लेते हैं। एक खोज से और अनेक खोजों का जन्म होता है, एक आविष्कार से और अन्य आविष्कारों का जन्म होता है। आग की खोज के साथ खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का जन्म हुआ, ठीक है ना। जैसे आग की खोज हुई तो उसके साथ साथ खाने पकाने की प्रक्रिया का भी जन्म हुआ, और उसके अलावा भी आग के और उपयोग उत्पन्न हुए। जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियाँ विकसित हुई। अब पहिए का आविष्कार, एक आविष्कार किसका हुआ? पहिए का। उससे और आविष्कार हो गए, परिवहन के आविष्कार हो गए, जैसे रेलगाड़ियाँ भी चल रही है, बस भी चल रही है, और प्राइवेट व्हीकल्स भी है, साइकिल भी है, बाइक भी है। तो पहिए के आविष्कार से और अधिक नवीनतम विकास शुरू हो गए। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा पैदा करी है। अब जल विद्युत से क्या हो रहा है? जल से भी हम लोग बिजली का उत्पन्न करने लगे हैं, उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब हमने जल को भी एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है, क्योंकि इससे हम बिजली को पैदा करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। संसाधनों के प्रकार, ठीक है। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। अब प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लिए जा सकते हैं, उनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन जिन्हें बिना ज़्यादा संशोधन, बिना बदलाव किए हम उपयोग में करते हैं, तो वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, नदियाँ, झीलों का पानी, मृदा और खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है ना। अब वायु है, इसमें क्या चेंजमेंट करते हैं? नहीं, हम ऑक्सीजन जैसे हमें प्राप्त होती है वैसे हम ग्रहण कर लेते हैं। नदियों का जल है, इसे हम ग्रहण करते हैं। मिट्टी है, मिट्टी का भी हमारे यूज है, खेती बाड़ी, खनिज जो प्राप्त होते हैं वह सब, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है और सीधे ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है, ये प्रकृति का गिफ्ट है हमको, और इन्हें इसी रूप में हम सीधा इस्तेमाल करते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन को सबसे अच्छी तरह इस्तेमाल करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ सकती है, और कुछ ऐसे संसाधन भी है जिनको उपयोग करने के लिए हमें और औजारों की और ज्ञान की आवश्यकता पड़ सकती है। प्राकृतिक संसाधनों का अलग अलग समूह में वर्गीकरण किया गया, उनके विकास के आधार पर, उनके प्रयोग के स्तर पर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। उनका विकास जैसे हो रहा है, एक वो रख लिए, एक उनका प्रयोग जिस स्तर पर हो रहा है, एक वो प्राकृतिक संसाधन, और एक उद्गम कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, एक भंडार जिनका भंडार अधिक है और कुछ का भंडार कम है, वितरण, इस सब आधारों पर उनको वर्गीकृत यानी बांट दिया जाता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। विकास और उपयोग के आधार पर दो, वास्तविक संसाधन और संभावित। अब वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है। वास्तविक संसाधन कौन से होते हैं? जिनकी मात्रा हमें ज्ञात है, हमें पता है कि प्रकृति से हमें इनकी मात्रा प्राप्त होगी।
इन साधनों का इस समय इस्तेमाल किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र के दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जो इस समय हमारे को ज्ञात है, जिनकी मात्रा ज्ञात है और जिनका इस समय हम उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं संभाव्य संसाधन। वे संसाधन होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं की जा सकती, यानी जिनकी मात्रा का हमें कोई ज्ञान नहीं है और इस समय इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और ये इस समय भी हमारे किसी काम नहीं आ रहा, हम इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इन संसाधनों का इस्तेमाल भविष्य में किया जा सकता है, आगे आने वाले समय में इनका यूज हो सकता है। इस समय हमारी प्रौद्योगिकी संभवतः इन संसाधनों को आसानी से इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है, यानी इनको यूज करने के लिए अभी हम लोग पूरी तरह से तैयार नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। लद्दाख में यूरेनियम नामक पदार्थ पाया गया जिसका अभी पूर्ण रूप से यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसका प्रयोग भविष्य में किया जा सकता है, आगे आने वाले भविष्य में इसका उपयोग होगा। 200 साल पहले तेज गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वह वास्तविक संसाधन है। अब 200 साल पहले पवन जो थी उसको कोई संसाधन थोड़ी मानता, लेकिन पवन चक्कियों के आने से क्या हुआ, उनका यूज शुरू हो गया। जैसे कि नीदरलैंड में पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा पैदा की जाती है। अब देखा ना, पहले पवन का यूज समझ में नहीं आता था, लेकिन अब क्या हुआ, पवन चक्कियों का उपयोग करने से हमने पवन का यूज भी उपयोग कर दिया। अब उससे क्या होता है, बिजली बनती है, ऊर्जा पैदा होती है। इस प्रकार पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर भी पाए जाते हैं। यही पवन फार्म कहाँ भी है हमारे इंडिया में, तमिलनाडु के नागरकोइल और गुजरात के तट पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेजी से हवाएं चलती है और उससे पवन चक्कियाँ घूमती है और उनसे ऊर्जा यानी बिजली का उत्पादन होता है। संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर अजैव और जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। अब संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधनों में वर्गीकृत किया। अजैव संसाधन में निर्जीव वस्तुएं शामिल है। अजैव संसाधन में कैसी वस्तुएं, जो निर्जीव है, जबकि जैव संसाधन में सजीव वस्तुएं शामिल होती है। मृदा, चट्टानें और खनिज ये सब अजैव संसाधन है, जबकि पेड़ पौधे और जंतु ये जैव संसाधन है। ठीक है, तो उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से नवीकरणीय और अनवीकरण संसाधनों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरण संसाधनों में बांटा जा सकता है। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, वे संसाधन जो दोबारा से अपने उसी रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो वह कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। इनमें से कुछ असीमित है और कुछ मानवीय क्रियाकलापों का असर नहीं होता और उन पर मानवीय क्रियाकलापों का असर नहीं होता। कुछ संसाधन कैसे असीमित है, यानी जिनकी भंडार अपार है, हमारे कितने भी खर्च करने पर वह कम नहीं होंगे, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा, जैसे कि सूरज की ऊर्जा और पवन की ऊर्जा, हम इनका कितना यूज करें लेकिन इनकी कमी नहीं आ सकती। किंतु फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया इस्तेमाल उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। अब सूरज की रोशनी और पवन की वेग से तो कोई कमी नहीं आनी, लेकिन जल, मृदा और वन का अगर हम अनुपयोग करेंगे, गलत यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे, लापरवाही से यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, इनका जो भंडारण है धीरे धीरे कम होता जाएगा। जल असीमित नवीकरण संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। ठीक है, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है, भंडार के एक बार खत्म होने के बाद उन्हें नवीकरण पुनः पूरित होने में हजारों साल लग जाते हैं। ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन तो वो थे जो एक बार खत्म होने पे हमें दोबारा से प्राप्त हो जाते हैं, दोबारा उनकी पूर्ति हो सकती है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन वह है जो एक बार समाप्त होने के बाद उनकी पूर्ति दोबारा होने के लिए बहुत से वर्षों का समय लगता है, जिसके लिए एक मानव जीवन की अवधि भी कम पड़ जाती है। तो इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। कोयला या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस को बनने में कई लाखों वर्ष लगते हैं, शायद मनुष्य का जीवन भी छोटा पड़ जाता है एक जीवन उसके लिए। अब आगे पढ़ेंगे वितरण के आधार पर सर्वव्यापक या स्थानिक संसाधन। तो जो संसाधन हर जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक है, यानी सभी जगह व्यापक होती है, उपस्थित होती है। किंतु वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं,
वो स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। सभी जगह जाने वाले सर्वव्यापक संसाधन और कुछ ही स्थानों पर पाए जाने वाले स्थानिक संसाधन। जैसे तांबा और लोहा अयस्क। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। यानी पृथ्वी के भूभाग में समानता न होने के कारण ये कहीं पर अधिक और कहीं पर कम प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद ये तो थे प्राकृतिक संसाधन। हम संसाधनों के प्रकार बांटे थे ना, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो ये तो थे सारे प्राकृतिक संसाधन जो मैंने अभी आपको रीड करा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे मानव निर्मित संसाधन, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड कराऊंगी। तब तक आपने इन प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड इन 2 पेजेस को अच्छे से रीड करना है और समझना है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप भी फाइंड आउट कीजिएगा और मैं भी फाइंड आउट करके आपको सेंड करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे।